हेलो एवरीवन। बेटा देखो, आज हमने शुरू करनी है अपनी थर्ड बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस बुक का बच्चे हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में ना जो हमारी कंपनीज की न्यू बैलेंस शीट है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, हम उसको डिस्कस करेंगे। ये बैलेंस शीट हम जितने अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे अगले जो सेकंड टर्म का एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, या फर्स्ट टर्म का इशू ऑफ शेयर्स या रेशो एनालिसिस, वो सारे सारे चैप्टर्स में हमें बहुत आसानी होने वाली है। ठीक है बच्चे, तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक का हमारा अपना फर्स्ट चैप्टर। देखिए, अगर मैं आपको बुक से बताऊं तो हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है बच्चे जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं बच्चे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है। बच्चे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना हमारी, बेसिकली वो पूरे साल जो हमने अकाउंटिंग की उसका एंड प्रोडक्ट होती है। ये वर्ड आपको याद रखना है, छोटी छोटी सी चीजें हमें याद रखनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने पूरा साल अकाउंटिंग की, बच्चे अकाउंट्स मेंटेन किए, उसका क्या होती है हमारी एंड प्रोडक्ट होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी बिजनेस की क्या बताती हैं, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है। ठीक है बच्चे, और ये बेसिकली पास्ट पीरियड से रिलेटेड होती है। क्लियर है। मैं आपको बुक से इसकी डेफिनेशन भी एक बारी देखिए बुक से ही रीड करवा देता हूँ। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अ समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। द बैलेंस शीट showing the assets, liabilities and capital as on a certain date, and income statement showing the results, that is profit or loss for the period। ठीक है, एक और डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग of a business enterprise that shows the financial position of the enterprise, the result of its activities, and an analysis of use of the earnings। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चे हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती कौन कौन सी हैं। सबसे पहला एमसीक्यू तो हमारा इस चैप्टर में यहीं से प्रिपेयर हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है हमारे पास बैलेंस शीट, देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड होती है बच्चे जी नोट्स टू अकाउंट्स, और फोर्थ हो गई हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चे ये आपको नाम ही याद रखने हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यहीं से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसा जो हमारे पास पहला एमसीक्यू होने वाला है वो कैसा हो सकता है हमारे पास। हमें बोला गया जी बताइए आप चार नाम दे देगा, इसमें से कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, ऑड वन आउट वाला। तो उसने बोला जी बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें से कौन सी नहीं है। एक नाम उसने दे दिया बच्चे हमें बैलेंस शीट, दूसरा दे देता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड वन इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एंड फोर्थ इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बच्चे आई होप आपको आंसर पता चल गया होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होने वाला है जी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्लियर है सभी को बात ये। कंपैरेटिव जो स्टेटमेंट है वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। क्लियर है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम समझते हैं इसके अंदर से ये जो हमने चार नाम लिखे हैं इनको थोड़ा थोड़ा सा हम डिटेल में इनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस शीट की। हम सभी को बच्चे बैलेंस शीट बनानी तो आती है, ठीक है ना। अब देखिए बैलेंस शीट का एक और नाम हमें पता होना चाहिए जो कि आई होप सभी को ऑलरेडी आता है, पोजीशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट से क्या पता चलती है बच्चे हमें, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये सारी चीजें आपको एमसीक्यू में हेल्प करेंगी बच्चे। ठीक है, बैलेंस शीट का एक और नाम क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बैलेंस शीट से क्या पता चलती है हमें, फाइनेंशियल पोजीशन। जो बच्चे हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जो हमारी एनालिसिस वाली बुक है ये कंपनी अकाउंट्स का ही हिस्सा है, कंपनी के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं हम। तो ये जो हमारी बैलेंस शीट बनती है बच्चे, ये बनती है अकॉर्डिंग टू पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट
2013 के अकॉर्डिंग। आपको क्या बात याद रखनी है? पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनती है हमारी बैलेंस शीट। क्लियर है बच्चे जी? अगली अगला हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखी वो लिखा जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चे आप एक वर्ड यहाँ नोटिस कर रहे होंगे, मैं इसके साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं कर रहा, ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चे हमने बनाया था पहले, याद करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, ठीक है। बट जो कंपनीज के केस में बनाया जाता है वो होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बच्चे क्योंकि ये स्टेटमेंट है तो इसके साथ अकाउंट शब्द नहीं आएगा, ये बात आपने याद रखनी है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा, ये हमने ऑलरेडी सीख लिया है, ये हम सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में बनाते हैं। बट जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है हमारी, वो बनती है हमारी कंपनीज के केस में, ठीक है। इसके साथ अकाउंट वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है। ये बच्चे हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है। ये हमारी क्या बताता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और ये प्रिपेयर होता है अकॉर्डिंग टू पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। क्या वर्ड याद रखना है बच्चे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 पार्ट 2 और बैलेंस शीट बनती है पार्ट 1 शेड्यूल 3। क्लियर है सभी को? इसी बात को मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूँ सो दैट किसी को कंफ्यूजन ना हो। शेड्यूल 3 में दो चीजें पढ़ रहे हैं बच्चे हम। पार्ट 1 में क्या प्रिपेयर कर रहे हैं हम? बैलेंस शीट। और पार्ट 2 में क्या प्रिपेयर कर रहे हैं हम? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तीसरी जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बच्चे, वो हमने लिखा नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है बच्चे? जब हम अभी डिटेल में करेंगे तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं बताता हूँ आपको, जो हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज सपोर्टेड बाय नोट्स टू अकाउंट्स। बैलेंस शीट में और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा डाटा हम लिखते हैं उसको सपोर्ट कौन करता है, उसको हेल्प कौन करता है? नोट्स टू अकाउंट्स। कैसे, किस वे में, वो हम सीखेंगे बच्चे आज। देन हमने बात की, फोर्थ हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको शॉर्ट में हम पॉपुलरली सीएफएस भी बोल देते हैं। ये जो सीएफएस है ना बच्चे, इसकी डिटेल तो हमारे पास इस साल चली गई है सेकंड टर्म में, ठीक है। तो हमने फर्स्ट टर्म में डिटेल में बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो पढ़ना है। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो डिटेल है वो, क्योंकि आप सभी को पता है सीबीएसई ने टर्म 1 टर्म 2 कर दिया, तो ये हमारा जो कहाँ चला गया, सेकंड टर्म में चला, ठीक है। अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये बनता है बच्चे हमारा, बट हमें पता होना चाहिए एज पर एएस 3, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बनता है। इसमें हमारे पास आती हैं बच्चे कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स। Cash flow statement is a statement showing cash receipts and cash payments of a company according to AS3। AS3 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है। अब एक एक चीज को बच्चे हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। हमने चार स्टेटमेंट की बात कर ली। चार स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहली स्टेटमेंट हमने बात की बैलेंस शीट। चलिए जी इसको पढ़ते हैं। देखिए बैलेंस शीट हम कैसे बना रहे हैं? अकॉर्डिंग टू पार्ट 1 शेड्यूल 3
ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। अब 2 मिनट बच्चे ध्यान से देखेंगे। जब हम पार्टनरशिप पढ़ते थे तो हम ये वाली अपनी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाते थे, ठीक है? बैलेंस शीट एज एट, ये हमारी लायबिलिटी साइड होती है, ये हमारी एसेट साइड होती है। अब इम्पोर्टेंट चीज बच्चे हमें क्या समझनी है, जब हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो हमारी यही बैलेंस शीट बनेगी, ये हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनेगी। बट जब हम कंपनीज की बात करते हैं तो कंपनी में हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट नहीं बनेगी, वर्टिकल बैलेंस शीट बनेगी। यहाँ मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं है, बट यही मैं आपको भी लिख के दिखा देता हूँ समझाने के लिए। फिर हम पेज टर्न करेंगे अपना। बच्चे मेरी पार्टनरशिप में बार-बार बोल रहा हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा, पार्टनरशिप में यही बनेगी, हम पार्टनरशिप के हर चैप्टर में यही बनाने वाले हैं, बट कंपनीज़ के केस में ये हमारी वर्टिकल बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है जी? ये हो गया देखिए मेरे पास पर्टिकुलर, ये होता है नोट नंबर, ये मेरे पास हो गया कॉलम करंट ईयर का और ये कॉलम हो गया मेरे पास प्रीवियस ईयर का, ठीक है? एक डिफरेंस तो देखिए ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। दूसरा आपको इसमें दिख रहा होगा मैंने एक कॉलम और बनाया है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। जो हमारी कंपनीज की बैलेंस शीट है बच्चे, देखिए बच्चे, जो हमारी कंपनीज की बैलेंस शीट है ना उसमें एक कॉलम और हमारा बनता है प्रीवियस ईयर का। इसमें ना सारा प्रीवियस ईयर का डाटा भी आता है, करंट ईयर का डाटा, प्रीवियस ईयर का डाटा, ठीक है? दूसरा मेजर डिफरेंस हम बात करते हैं, एक समझते हैं। सपोज यहाँ पे जब हम ये बच्चे बैलेंस शीट बनाते थे तो हमने देखा यहाँ पे ना एसेट्स को लिखने का कोई ऑर्डर ऐसा स्पेसिफिक हमने कोई फॉलो नहीं किया। किसी बच्चे ने कैश पहले लिख दिया, सपोज किसी ने लिखा जी कैश, दूसरे बच्चे ने पहले लिख दिया बिल्डिंग, किसी बच्चे ने और लैंड एंड बिल्डिंग या फर्नीचर एंड फिक्सचर वर्ड पहले यूज कर दिया। तो हमने बस क्या देखा जी, यहाँ पे जो भी एसेट्स है उसको आप लिखते जाइए, उसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं था। फिर सपोज बिल्डिंग हमारी 10 लाख रुपीज की थी, उसके ऊपर हमने 2 लाख रुपीज का एप्रिसिएशन किया, तो यहीं पे हमने प्लस किया, नेट अमाउंट टोटल अमाउंट यहाँ 12 लाख शो कर दिया। अभी जो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये सारे हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं, इनको सबको हमने सेपरेट सेपरेट लिखा, बट कंपनी में ना ऐसा नहीं है हमारे पास बैलेंस शीट में। हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको मैं बट थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू देता जा रहा हूँ जिससे कि हमें चीज अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे बच्चे हमारे पास देखिए ये जो बैलेंस शीट है ना दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। सपोज एक पार्ट की हम बात कर रहे हैं जी एसेट साइड की, ये एसेट्स के पार्ट की, यहाँ पे हमने लिखा जी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर बहुत सारी एसेट्स होती हैं, तो करंट एसेट्स के अंदर सपोज हमने बात की, एक हम चीज ले लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर कैश कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वाली आइटम्स कितनी है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने लिखना है नोट नंबर 10, सपोज नोट नंबर मैंने लिखा 10 और उसकी फिगर है जी 2 लाख रुपीज। तो ये 2 लाख रुपीज के अंदर कौन कौन सी कैश है, कितना कैश है, कौन सा बैंक बैलेंस है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितनी चीजें हैं, ये सारी डिटेल मुझे कहाँ मिलेगी जी, नोट नंबर 10 में। इसका मतलब है रेफर टू नोट नंबर 10। यहाँ पे तो सारा काम हम यहीं पे प्लस माइनस करते जा रहे हैं, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे। बट कंपनीज की बैलेंस शीट में ना मैं आपको भी लर्न कराऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि जो चीज पहले आनी है वो पहले ही आनी है, जो दूसरे नंबर पे है वो दूसरे नंबर पे ही आनी है। ये हमें स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है? यहाँ विदाउट ऑर्डर फॉलो करे कुछ भी काम नहीं होगा, हम चीजें ऊपर नीचे लिखेंगे तो हमारी गलत हो जाएंगी, मार्क्स सारे डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है? ये 2 कॉलम बनाने हैं, नोट नंबर का रेफ़रेंस है, नोट नंबर का मतलब है ये आइटम पर्टिकुलरली जो इसकी डिटेल है मुझे कहाँ चेक करनी है जी, उस नोट नंबर में जाके चेक करनी है। ठीक है? चलिए और आगे समझते हैं इसको। देखो बच्चे, अब ये वाली जो बैलेंस शीट हम बनाने वाले हैं कंपनी की, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। बच्चे अब 2 साइड बोलिए, 2 पार्ट बोलिए। जैसे जब हम पार्टनरशिप की बैलेंस शीट में बोलते हैं जी 2 साइड होती हैं, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। पहला पार्ट होता है बच्चे हमारा इसका इक्विटी एंड लायबिलिटीज और दूसरा पार्ट होता है हमारे पास एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज और दूसरा पार्ट क्या होता है, एसेट्स। अब देखिए मैं आपको एक फॉर्मेट इसका बना के दिखाता हूँ, ध्यान से समझेंगे बेटा सभी स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में समझने का काम, लर्न करने का काम ज्यादा है, लिखना नहीं है। मैं सब कुछ आपको सेंड कर दूंगा, अभी आप सिर्फ समझेंगे मेरी बात। देखिए
पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, देखिए करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पार्ट वन या साइड वन मेरी कौन सी है जी, इसकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और पार्ट टू बचे मेरा कौन सा है, एसेट्स। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट में चार मेजर हेड है बच्चे, चार मेजर हेड हैं। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। बच्चे ये हम बात कर रहे हैं बार बार, इसका यही ऑर्डर होना जरूरी है, हमें एग्जाम में इसका ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑर्डर है, ये हमने हेड की बात कर रहे हैं, ये मेरी साइड है, ये चार मेजर हेड हो गए, इनके आगे फर्दर सब हेड है, उसका भी हमें ऑर्डर बिल्कुल प्रॉपरली लर्न करना है। ये क्योंकि हमने नहीं बनाई घर में बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट हम बात कर रहे हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ये बैलेंस शीट हमें कंपनीज एक्ट ने प्रिस्क्राइब की है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया गया है, तो हमें इस बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट फॉलो करना है। हम कोई भी चीज अपनी मर्जी से ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, इसको मैं आपको याद करने का तरीका भी बताने वाला हूँ। यहाँ हमने कर लिया जी इसका टोटल। फिर बात आ गई बच्चे हमारी एसेट साइड की। एसेट साइड में दो मेजर हेड है जी हमारे पास। पहला है नॉन करंट एसेट्स और दूसरा है करंट एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में हमारे चार मेजर हेड हो गए बच्चे, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। एंड एसेट साइड में बच्चे हमारे पास हो गया नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ठीक है, देखो मैं एक बार आपको बुक से दिखाता हूँ, फिर मैं आपको उसको लर्न करने का तरीका बताता हूँ। देखिए, ये हमारी बुक है, बुक के अंदर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए जी, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पार्ट वन, एसेट साइड पार्ट टू। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में आप देखें बच्चे चार मेजर हेड दिख रहे हैं, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। एसेट साइड के अंदर है बच्चे हमारे पास नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। इसके अंदर देखिए आपको फर्दर सब हेड्स दिख रहे हैं सभी के अंदर, हमें इनको भी सेम ऑर्डर में ही फॉलो करना है। ये कैसे लर्न करनी है, या तो हमें क्वेश्चन कर करके लर्न हो जाएंगी, नहीं लर्न होगी, आपको नहीं रट्टा मार सकते, तो मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, उस तरीके से बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आपको लर्न हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनके अंदर बच्चे फिर हर सब हेड के अंदर बहुत सारी आर्टिकल्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, उसका ऑर्डर फॉलो करना जरूरी नहीं है, उसकी मैं आपको पूरी पूरी प्रॉपर पीडीएफ सेंड कर दूंगा। देखिए जी, अब इसको लर्न करने का हम जरा तरीका समझ लेते हैं जी, मेजर हेडिंग्स का लर्न हम वैसे कर लिया हमने, सपोज किसी बच्चे को नहीं हो रही, कोई भी प्रॉब्लम है, तो देखिए जी, इसको याद करने का तरीका, एक हमने स्लोगन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, फ्रेज बनाया, शोर शराबा, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये आप याद कर लीजिए, आपको सारे के सारे बैलेंस शीट के हेड ऑर्डर में याद हो जाएंगे। शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ध्यान ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सी लाइन है, याद रहेगी आपको। क्लास में हमेशा जब हम कोरोना से पहले स्कूल जाते थे, तो यही हो रहा होता था, शोर शराबा होता रहता था ना क्लास के अंदर। तो देखिए, अब ये हमने जितने भी बैलेंस शीट के जो मेजर हेड्स किए ना, सारे हमें लर्न हो जाएंगे। कैसे जी, सबसे पहले क्या था, एस, एस स्टैंड्स फॉर शेयर होल्डर्स फंड। सबसे पहला हेड यही था बच्चे, देखिए, शेयर होल्डर्स फंड। दिस स्टैंड्स फॉर, इसको मैं रेड पेन से कर देता हूँ, दिस स्टैंड्स फॉर, ये वाला स्टैंड जो हमारा एस है, इसका क्या मतलब हो गया बच्चे, जो हमारा दूसरा मेजर हेड था वो क्या था, शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये एन क्या था बच्चे, नॉन करंट लायबिलिटीज,
ये सी देखिए सभी का ना मैं पहला वर्ड उठाने वाला हूँ, बिल्कुल बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। ये फोर्थ वन करंट लायबिलिटीज, और ये हमारी एसेट साइड की बात हो गई जी। वहां पे क्या था पहला, नॉन करंट एसेट्स, एंड दूसरा करंट एसेट्स। ठीक है बच्चा, देखिए आई होप सभी को बहुत इजी लग रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है बच्चे इस चैप्टर में। देखिए, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये लाइन तो आई थिंक कोई भी नहीं भूलेगा। सारे हमें जो मेजर हेड्स हैं वो हमने प्रॉपर ऑर्डर में लर्न कर लिए। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, एंड देन मेरे पास क्या आ गया बच्चे, करंट एसेट्स। ठीक है, फिर मैंने बोला आपको एक एक हेड के अंदर, मेजर हेड के अंदर फर्दर बहुत सारे सब हेड हैं, तो वो हमें लर्न करना है। आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर देखिए, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 3 सब हेड हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज में 4 सब हेड हैं। इनका भी हमें ऑर्डर फॉलो करना है, तो उसको लर्न करने की भी टेक्निक है हमारे पास। हम शेयर होल्डर्स फंड की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है जी। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर वैसे तो ये वाला तो याद हो ही जाता है, इसके अंदर की जो डिटेल है, बट स्टिल अगर किसी को याद नहीं होता तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर देखेंगे जी। इसके लिए आप एक वर्ड याद कर लीजिए, श्री राम मंदिर। ठीक है, ये तो सभी को याद रहने ही वाला है, इसी साल हमारा राम मंदिर बनना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे देखिए जी, एस आर एम, ये हमने वर्ड पिक करना है। शेयर होल्डर फंड के अंदर पहला जो मेरा सब हेड है वो क्या है बच्चे, शेयर कैपिटल। आपको ऑर्डर वाइज चीजें तो याद हो जाएंगी, अगर ऑर्डर में आपको कंफ्यूजन होती है तो शेयर कैपिटल, आर स्टैंड्स फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, आर स्टैंड्स फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, एम आ गया मेरे पास बच्चे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये आप याद कर लेंगे ना तो इस बार तो पेपर आपका वैसे ही एमसीक्यू है बच्चे। आपको सपोज उसने ऑर्डर पूछ लिया, कोई भी रैंडम उसने ऑर्डर दे दिया और बोला जी इनको आप ऑर्डर में आपको लगाना है, तो देखिए जी हमारे पास तैयार हो गया। बुक में एक बार हम क्रॉस चेक करें, देखिए शेयर होल्डर्स फंड के अंदर, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर पहला शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है। तो हो गया जी हमारा श्री राम मंदिर से लर्न बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में। अगला जो हमारा दूसरा ये वाला था शोर शराबा, ये कहता है जी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसकी हमें डिटेल अंदर इसकी कुछ नहीं करना, इसको भी आज तो आपको याद रहेगा, नहीं याद रहता तो इसका नाम ही आपको बड़ा लग रहा है तो इसके नाम को ये लोग छोटा कर देते हैं हम संपा। इसका नाम बन गया बच्चे शॉर्ट में संपा। ये देखो, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, है ना इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा चैप्टर होने वाला है बच्चे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आते ही आते हैं, वो भी हम आपको बात करेंगे। ये तो हम बात करें इस तरह से चीजें आपसे ऑर्डर वाइज पूछी जा सकती हैं, और सब हेड के अंदर बड़ी सारी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। वहां पे ऑर्डर नहीं होता बट हमसे पूछा जाता है उनका हेड और सब हेड बताइए, उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। ये देखिए, ये जो एन था हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज, इसकी बात करते हैं हम। इसका ऑर्डर समझते हैं जी। इसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज को लर्न करने के लिए बच्चे हमारे पास है, देखिए बड़ा ही अच्छा स्लोगन है, आप भूलेंगे नहीं, लड्डू दो ऑरेंज लो। क्या, लड्डू दो ऑरेंज लो। ये देखिए हमें यहाँ से पहले पहले वर्ड पिक कर रहे हैं, पूरा ऑर्डर प्रॉपर याद हो जाएगा। एल डी ओ एल, एल का मतलब हो गया बच्चे नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एल का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डी का मतलब हो गया जी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी,
डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डी क्या हो गया? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ओ हो गया बच्चे अदर नॉन करंट लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटी। और एल हो गया बच्चे मेरे पास लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। देखिए याद रहेगा, नॉन करंट लायबिलिटीज लड्डू दो ऑरेंज लो, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चे, ये जो ओ कहीं भी आएगा ना पूरी बैलेंस शीट में, ओ वर्ड हम बार बार पढ़ेंगे। तो ओ का मतलब ऑलवेज याद रखना है आपके लिए। देखिए चीजें और आसान करते जा रहे हैं हम। ओ का मतलब होगा ऑलवेज अदर से। ओ का मतलब क्या होगा? ऑलवेज अदर से। हम पढ़ रहे हैं नॉन करंट लायबिलिटीज की हेडिंग में। तो ओ का मतलब मेरे पास क्या हो गया? अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। और यही मैं अगर करंट लायबिलिटीज पढ़ूंगा तो ओ का मतलब क्या हो जाएगा? अदर करंट लायबिलिटीज। याद रहेगा बच्चे? चलिए इसको एक बार अगर हम रीकैप करें, तो हमने पहला अपना वर्ड याद किया था मेजर हेड्स याद करने के लिए। शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। ये मेरा पहला मेजर हेड था। ठीक है जी, लायबिलिटी साइड का शेयर होल्डर फंड। तो इसके अंदर फर्दर 3 सब हेड थे। उसको याद करने के लिए हमने एक वर्ड याद कर लिया जी, श्री राम मंदिर। एस का मतलब हो गया शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। दूसरा मेजर हेड हमने किया था बच्चे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसके अंदर मुझे सब हेड कुछ नहीं है, बट इसको भी अगर आपको याद नहीं होता तो इसके लिए हमने पहला एक एक इसका वर्ड उठाया और एक सिंपल सा वर्ड आपके लिए प्रिपेयर कर दिया, संपा। ठीक है। तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज की हमें जो सब हेड्स हैं उनको फर्दर ऑर्डर में याद रखने का तरीका हमने ढूंढ लिया। लड्डू दो ऑरेंज लो, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है बच्चे। और ओ का मतलब मैंने आपको बता दिया, ओ जब कभी भी आएगा, बार बार आएगा इस बैलेंस शीट में, तो ओ का मतलब ऑलवेज होगा अदर से। क्लियर? चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही है, इतना रिवाइज करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे की बैलेंस शीट के साथ।